हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमकेट और ईकेट के लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें और एटम की बात ना करें सो इट इज़ इम्पॉसिबल। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ग्रीक फिलोसफर्स ने दिया। हमारे पास एटॉमिक थ्योरी पेश की सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। एटम का स्लाइटली हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और जैसे हम न्यूक्लियर पार्ट कह सकते हैं, और इसका हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट अगर हम बोलें, जैसे हमें रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था अपना मॉडल, उसके हिसाब से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास कोई एटम अननोन हमें मिल जाता है तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, तो हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए हमें कुछ चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होगा। और उनमें से सबसे पहले आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एटम है, मैंने उसे एक सिंबल दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने उसे एक सिंबल दे दिया x। ओके, एटॉमिक नंबर हम लोगों ने उसका लिखा सबस्क्रिप्ट में, और मास नंबर हमने लिखा a। बात कर लेते हैं हमारे पास ये z और a है क्या। z है हमारे पास एटॉमिक नंबर। व्हाट इज z? z इज एटॉमिक नंबर, जो कि हमारे पास क्या शो करता है? एटॉमिक नंबर हमारे पास शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। लेकिन हमारे पास एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी शो करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि न्यूट्रल एटम होगा क्या? न्यूट्रल एटम वो एटम नहीं होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है। एक ऐसा एटम जिसमें पॉजिटिव चार्जेस बराबर होंगे नेगेटिव चार्जेस के, उस एटम को हम लोग कहेंगे न्यूट्रल एटम को। राइट। तो हमारे पास Z ऐसे केस के अंदर शो करेगा, क्योंकि हमें पता है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए हमारे पास एटॉमिक नंबर इन दोनों को शो करेगा। ओके, हमारे पास A क्या है? A है हमारे पास मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या है भाई? मास नंबर है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। भाई अब ये क्या बात हो गई? ये बात ये हो गई कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास मास नंबर जो है हमारे पास न्यूक्लियस को शो करता है। न्यूक्लियस में हमारे पास कितनी एंटिटीज़ प्रेजेंट है उस बात को शो करता है हमारे पास मास नंबर। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट है एक एटम के, उसको शो करता है हमारे पास मास नंबर। एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है इसके अंदर कि हमारे पास Z और A जो होगा, यानी हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है हमारे पास, ये कभी भी कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन और कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑलराइट, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते और ना ही कभी हमारे पास ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं। भाई ऐसा क्यों? उनके भाई कभी ऐसा नहीं कह सकती कि हमारे पास हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला है, एक ऐसा एटम मिला है जिसके अंदर हमारे पास 2.5 प्रोटॉन है, या मैं बोलूँ 3.75 प्रोटॉन है, या मैं बोलूँ ना 9.8 न्यूट्रॉन्स है उसके अंदर। तो ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते। ये जो चीज़ें हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। मैंने ऐसा क्यों बोला? हालांकि अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं आते। हालांकि सब ऐसा मानते कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, लेकिन ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उनके ये किसी और चीज़ से मिलके नहीं बना हुआ, लेकिन हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये हमारे पास क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। अप डाउन क्वार्क से मिलके हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो फिर ये हम फिर इनको पॉइंट में क्यों नहीं शो कर सकते? ये क्वेश्चन आ सकता है एक स्टूडेंट के जहन में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम इन्हें पॉइंट्स की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा इसलिए कि क्वार्क्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। वो जब एक कंबाइन होते हैं आपस में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की शक्ल इख्तियार करते हैं तो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोगों ने ले लिया
हमारे पास कार्बन, हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन हमारे पास जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका मास नंबर होता है 12। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Z हमारे पास क्या हो गया, Z इज द जो हमारे पास एटॉमिक नंबर, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो हम यहाँ जो सबस्क्रिप्ट में बेसिकली हम उसे लिखेंगे, ये 6 है हमारे पास। मास नंबर हमारे पास 12 है। प्रोटॉन कितने हैं? जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारे पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एटम के अंदर, राइट। तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? अब ये बात हम कैसे फाइंड आउट करें? तो ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम इस एटम के अंदर देखें तो क्या हमें कोई चार्ज नज़र आ रहा है? इसके ऊपर कोई हमें ज़ीरो, प्लस, नेगेटिव कुछ भी शो हो रहा है? नो, ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। ओके, तो न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कितने लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो ये हमारे लिए एक मसला हो सकता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बहुत ही बेसिक बात है, आराम से फाइंड आउट की जा सकती है हमारे पास। कैसे भाई? हमें पता है कि Z हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है, A हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को शो करता है। तो हम लोग अगर A में से Z को माइनस कर दें तो ऑब्वियस बात है हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा A माइनस Z, यानी कि 12 माइनस 6, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 6। एक और एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया सोडियम। सोडियम हमारे पास, हमने इसका एटॉमिक नंबर लिखा 11 और इसका मास नंबर लिखा हम लोगों ने 23। तो Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 23, प्रोटॉन आ गए हमारे पास, जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा उतना हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटॉन हो गए हमारे पास 11। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हमारे पास न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 11। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आएंगे हमारे पास A माइनस Z करेंगे, यानी 23 माइनस 11 करेंगे हम लोग, और हमारे पास आ जाएगा 12। ऑलराइट, अब चले हम कुछ आयन्स की भी बात करके देख लेते हैं जिनके ऊपर हमारे पास तो बात कर लेते हैं हम लोग एक आयन की। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया O2 नेगेटिव, ये इसका चार्ज है और ये इसका एटॉमिक नंबर ये है और ये इसका मास नंबर है। तो हम लोगों ने Z लिखा 8, A लिखा हम लोगों ने 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि 8। इसमें कोई सोचने की बात नहीं, जितना एटॉमिक नंबर होगा हम उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को भी छोड़ते होंगे, हमारे पास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है तो उससे हम लोग थोड़े एंड में करेंगे। ओके, न्यूट्रॉन कितने होंगे? हम लोग सिंपली हम लोग A माइनस Z करेंगे, 16 माइनस 8 करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन 8 आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस एटम के ऊपर, इस आयन के ऊपर सॉरी टू से, चार्ज क्या है हमारे पास। अच्छा, अगर देखा जाए तो मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रही कि मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, मैं चार्ज की नेचर की बात कर रही हूँ। अच्छा, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार्ज हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव का क्या मतलब होता है? भाई नेगेटिव का मतलब ये हुआ हमारे पास एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब हमें ये समझा रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो आयन है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तभी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस एटम के ऊपर। मतलब कि हमारे पास नेट चार्ज नेगेटिव हो रहा है हमारे पास। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, लेकिन कितने ज़्यादा हैं? भाई जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन उस आयन के अंदर। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 + 2 यानी कि 10। ठीक है, ओके। अब बात करें आगे की, तो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा, लाइक ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी कि हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन फॉर्म और दे कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा,
लेकिन एक क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड्स में आ सकता है और आना भी चाहिए कि हम लोग जब पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं या उसमें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास यानी कि जो वैल्यू लिखी हुई होती है एक ही जगह पे वो पॉइंट्स में लिखी हुई होती है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरीन की एग्जांपल ले लें तो 35.5 लिखा हुआ होता है, हाइड्रोजन के लिए भी 1.00 समथिंग लिखा हुआ होता है। तो ऐसा क्यों? अगर मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि पॉइंट में नहीं हो सकता तो फिर यानी कि मैं गलत कह रही हूँ? बात सारी ये है कि हम जो पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, वो हमारे पास मास नंबर नहीं होता, वो हमारे पास होता है एटॉमिक मास। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे पास एटम्स जो होते हैं ना, वो ऐसी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं जिनमें उनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होगा इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, बट हमारे पास मास नंबर जो है प्रोटियम का वो होगा 1, ड्यूट्रियम का होगा 2 एंड ट्राइट्रियम का होगा 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर यानी प्रोटियम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए की जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? ए माइनस जेड। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम में हमारे पास ए की वैल्यू है 2, जेड की वैल्यू है 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ट्राइट्रियम की बात करें, हम लोग अगर ट्राइट्रियम की बात करते हैं तो ट्राइट्रियम में ए की वैल्यू है 3, जेड की वैल्यू है 1, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। अब बात कर लेते हैं हम लोग के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हमने पहले एग्जाम्पल ली थी कि फॉर एग्जाम्पल एक न्यू आटम आता है और मैं उसे नाम देती हूँ, एक्स नाम देती हूँ, ठीक है। तो एक्स नाम जब हम उसे देते हैं तो फॉर एग्जांपल हम एक्स के ही कुछ आइसोटोप्स भी हमें मिलते हैं, यानी हमें ऐसी फॉर्म्स मिलती हैं एक्स की कि उनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। और अगर एटॉमिक नंबर सेम है ना तो एटम सेम है, क्योंकि एटम की आइडेंटिटी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाए तो एटम चेंज हो सकता है, और ये कोई आसान बात नहीं होती है। कोई केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, उनके न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। और ये सब बात आपको पता होगी कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने ज़्यादा लाइक एनर्जी कंज्यूमिंग, एनर्जी रिलीजिंग और लाइक बहुत ज़्यादा हेवी किस्म के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक्स की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उसके हमें 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स का एटॉमिक नंबर हम कंसिडर कर लेते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, हम किसी एटम को कंसिडर नहीं करें। एक्स हमारे पास एक एटम है, उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर है हमारे पास 20, दूसरा एक आइसोटोप है उसके भी हैं 20, और तीसरा एक आइसोटोप है उसमें भी एटॉमिक नंबर है 20, लेकिन मास नंबर में इनके डिफरेंस है। ऑब्वियस बात है क्या डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास है 40, इसमें हमारे पास है 50 और इसमें हमारे पास है 60, ठीक है। बस इस एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग? इसका एटॉमिक मास हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। भाई इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें चाहिए होगी इसका परसेंटेज अबेंडेंस। इसके हर एक आइसोटोप की हमें परसेंटेज अबेंडेंस चाहिए होगी इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास का फार्मूला होता है, जस्ट अ सेकेंड, so atomic mass is equal to, ठीक है, just try to focus मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। हम हर एक आइसोटोप का हमें चाहिए होगा मास नंबर ऑफ दैट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स अबेंडेंस।
हाँ, डिवाइड कर देंगे हम उसे 100 से, तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। अच्छा, फिर से हम उनको लिख लेते हैं अपने पास। हमने जो वैल्यूज़ कंसिडर की थी कि एक्स की हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है x20 40, x20 50, x20 60। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं इसकी जो हमारे पास परसेंटेज अबेंडेंस जो है हमारे पास वो है हमारे पास है 60% कर लेते हैं, क्या बोलते हैं 60% कर लेते हैं। और इसकी है हमारे पास 20% और इसकी है हमारे पास 20%। ठीक है, चले, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि 60 और 20 ये 80% होता है, तो ये 20% ही होगा। ठीक है, क्योंकि 3 आइसोटोप्स आटम के हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एटॉमिक मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबेंडेंस। ठीक है, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस, बल्कि यहाँ हमें समेशन का साइन भी लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, प्लस इसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबेंडेंस प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस इसका मास नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबेंडेंस 60 मल्टीप्लाई बाय 20, डिवाइड कर देंगे हम इसे 100 से। ठीक है, ये क्या आंसर आएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 60 2400 प्लस 1000 प्लस 1200। ऑल राइट, डिवाइड कर देंगे 100 से, इन्हें प्लस कर लेते हैं। 24 प्लस 12 3200 एंड 4200 डिवाइड बाय 100 कैंसिल हो गया और हमारे पास एटॉमिक मास क्या आता है? एटॉमिक मास हमारे पास आ जाता है 42 AMU। ठीक है, हाँ, अब एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के माइंड्स में कि मैंने यहाँ पे AMU क्या लिखा। बेसिकली ये AMU है क्या? ये जो AMU है ये है क्या बेसिकली AMU क्या होता है हमारे पास? AMU की हमारे पास एक्सटेंडेड डेफिनेशन है और वो ये है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 क्या है भाई? C12 ये है कि कार्बन के हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उस आइसोटोप की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, सब में 6 होगा, लेकिन वो आइसोटोप जिसका मास नंबर क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, तो हमने एक ऐसा आइसोटोप लिया जिसमें मास नंबर 12 होगा। अच्छा, तो हम ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे हम लोग? ये मसला आ रहा है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, अभी देख लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल कार्बन का एटम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है कार्बन के एटम का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्योंकि कार्बन क्या होता है? कार्बन 6 और ये 12, क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा आइसोटोप कंसिडर किया कार्बन का, इसका मास नंबर 12 है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 प्रोटॉन होंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन हो गए हमारे पास। 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास। ठीक है जी, और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक और शेल बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, तो फिर अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब? अगर मुझे एक एटम ऑफ कार्बन का मास चाहिए तो मुझे प्रोटॉन के मास को, जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब के मास को मुझे सम करना पड़ेगा, तो मुझे कार्बन के एक एटम का मास मिल जाएगा, है ना? यही माइंड कहता है हमारा, यही होना चाहिए। तो भाई करके देख लेते हैं कि ऐसा है भी या नहीं है। हमारे पास 1 AMU की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होगा जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक प्रोटॉन के मास से, तो मेरे पास
इन तमाम प्रोटॉन का मास आ जाएगा। इस तरीके से मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जितने हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगी उसके मास से, तो तमाम न्यूट्रॉन जो एक कार्बन के एटम के अंदर प्रेजेंट हैं मेरे पास उनका मास आ जाएगा। और द सेम गोज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से मुझे एक कार्बन के एटम का मास मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये भी करके देख लेते हैं। हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं? 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और एक प्रोटॉन का मास को मैंने एक वैल्यू दे दी, मैंने मतलब एक सिंबल से डिनोट कर दिया MP। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, प्लस करेंगे तीन चीज़ों को। कितने न्यूट्रॉन है? 6 न्यूट्रॉन है। 6 मल्टीप्लाई बाय Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन से शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में एंड 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो 6 मल्टीप्लाई बाय Me कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है हमारे पास दैट इज़ 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम, राइट। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये 1.67 समथिंग यही चीज़ होती है जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हम मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर अप्रॉक्स कर सकते हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत 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 नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1867 टाइम्स या 1860 टाइम्स, मतलब 1800 टाइम्स कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इस वैल्यू को कट कर दिया। ठीक है, और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 AMU हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 1 AMU आ जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय 6 MP और 6 मल्टीप्लाई बाय MP। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंसिड्रेशन की कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पे +6 के साथ मल्टीप्लाई बाय MP लिख सकती हूँ, राइट, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं 1/12 लिखा। अच्छा, 6 MP + 6 MP, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं MP मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय MP बन जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास 1 AMU क्या बन गया? 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 MP। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गया और 1 AMU किसके बराबर आ गया? MP के, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आ गया। मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम, यानी 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम के, यानी मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर होता है हमारे पास 1 AMU। ठीक है, यानी अगर कहीं लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 16 AMU, तो इसका क्या मतलब है? 16 AMU पहली बात मैं बता क्या रहा है? 16 AMU बता रहा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है हमारे पास 16 AMU। AMU हमारे पास ये शो कर रहा है मास ऑफ 1 एटम को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर 16 AMU लिख रहे हैं तो AMU की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? AMU की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 16 मल्टीप्लाई बाय MP लिख सकती हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकती हूँ? और मैं लिख सकती हूँ 16 इंटू 1.6 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकती हूँ? 16 मल्टीप्लाई बाय AMU की क्या वैल्यू होती है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकती हूँ। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मास ऑफ 1 एटम का C12 का जो अगर हम 1/12 लेंगे तो ये जो 1 AMU उसके बराबर आएगा हमारे पास ऑक्सीजन जो है इसके 16 टाइम्स है।